सोचिए, आप बाजार में अकेले घूम रहे हैं, लोगों की भीड़ के बीच आपकी पहचान कोई नहीं जानता, और अचानक ऐसा पल आता है जो आपकी पूरी दुनिया बदल देता है। यही हुआ एसपी मैडम के साथ, जब एक इंस्पेक्टर ने उन्हें आम लड़की समझकर थप्पड़ मार दिया। लेकिन यही वह पल था जिसने पूरी कहानी को एक नाटकीय और अविश्वसनीय मोड़ दे दिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि उसके बाद क्या हुआ? कैसे एसपी मैडम ने स्थिति संभाली और किस तरह की घटनाओं ने सबको चौंका दिया? वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि सच्चाई का सामना और साहस का परिचय है। हाथों में लिस्ट लिए एमएसपी रेखा सिंह अपनी बहन पूजा की शादी के लिए साड़ी खरीदने अकेले बाजार पहुंची। लाल सलवार सूट, साधारण जूते और चेहरे पर सादगी के साथ, बिना किसी बॉडीगार्ड के, वह बिल्कुल एक आम बहन की तरह चल रही थी। आसपास के दुकानदार उसे पहचान ही नहीं पाए। तभी उनकी नजर उसी पुरानी कपड़ों की दुकान पर पड़ी जहां रेखा पहले भी कई बार बिना किसी सुरक्षा के चुपके से आ चुकी थी। धीरे धीरे वह दुकान में दाखिल हुई। दुकान बड़ी नहीं थी, लेकिन चारों तरफ रंग बिरंगी साड़ियों के थान सजे थे। काउंटर पर मालिक हिसाब किताब में उलझा हुआ था और लगभग 20 साल का एक लड़का ग्राहकों को साड़ियां दिखा रहा था। रेखा को देखते ही किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। सभी को लगा कि कोई सामान्य ग्राहक आई है। वह काउंटर के पास खड़ी हुई और लड़के से बोली, भैया, मेरी बहन की शादी है, उसके लिए एक शानदार साड़ी चाहिए, कुछ अच्छे डिजाइन दिखाइए। लड़के ने बेमन से कुछ साड़ियां काउंटर पर फैला दी। रेखा ने एक एक साड़ी उठाकर ध्यान से देखना शुरू किया। कभी रंग पसंद नहीं आता, कभी बॉर्डर। एक साड़ी देखकर उन्होंने कहा, यह रंग बहुत हल्का है, पूजा पर खिलेगा नहीं। इसका बॉर्डर पतला है, शादी के हिसाब से जचेगा नहीं। फिर उन्होंने एक और साड़ी पलटकर कहा, यह तो बहुत चमकीली है, दुल्हन को थोड़ा सोबर दिखना चाहिए। आधे घंटे का समय कब बीत गया किसी को पता ही नहीं चला। दुकान में ग्राहकों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। लड़के के चेहरे पर झुंझुलाहट स्पष्ट दिख रही थी। वहीं मोतीलाल अपनी मोटी ऐनक के पीछे से बार बार रेखा को घूर रहा था। थोड़े रूखेपन से उसने कहा, सब एक से बढ़कर एक पीस हैं मैडम जी, इनमें से कोई ले लीजिए। लेकिन रेखा का दिल मान ही नहीं रहा था। उनके लिए यह केवल एक साड़ी नहीं थी, बल्कि अपनी बहन के लिए प्यार और दुलार का प्रतीक थी। शांति से उन्होंने जवाब दिया, मुझे कोई जल्दी नहीं है भाई साहब, मेरी बहन की शादी का मामला है, सबसे अच्छी साड़ी ही चाहिए। मोतीलाल ने धीरे से लड़के को इशारा किया। लड़का बड़बड़ाता हुआ तहखाने की ओर गया और कुछ ही देर में नए बंडल लेकर आया। अब काउंटर पूरी तरह साड़ियों से भर चुका था। रेखा हर साड़ी को ध्यान से देख रही थी और मोतीलाल का पारा बढ़ता जा रहा था। लड़का धीरे से अपने मालिक के कान में फुसफुसाया, आधे घंटे से दिमाग खराब कर रखा है, एक साड़ी भी पसंद नहीं आ रही। रेखा ने उसकी बात सुन ली। एक पल के लिए उन्हें बुरा लगा, क्योंकि वह चाहती तो 1 मिनट में दुकान पर ताला लगा सकती थी, लेकिन आज उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं किया। लगभग 1 घंटे की जांच पड़ताल के बाद उनकी नजर पड़ी गहरे मरून रंग की साड़ी, जिस पर सोने के धागों से चौड़ा बॉर्डर और पूरी साड़ी में महीन कढ़ाई का काम किया गया था। वह साड़ी मानो पूजा के अवसर के लिए ही बनी हो। रेखा के चेहरे पर आखिरकार संतोष की मुस्कान खिल उठी। साड़ी हाथ में लेते हुए उन्होंने कहा, हाँ, बस यही चाहिए, इसे पैक कर दो। यह सुनकर मोतीलाल ने राहत की सांस ली, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। काउंटर के पीछे खड़े लड़के ने फुर्ती से साड़ी को मोड़कर चमकीले कागज के पैकेट में डाल दिया। रेखा ने पर्स से पैसे निकाल कर दिए और पैकेट संभाल लिया। उनके मन में खुशी और तसल्ली थी कि अपनी बहन के लिए सबसे बढ़िया चीज चुन ली। वह जैसे ही बाहर निकलने को मुड़ी, तभी नजर पैकेट के कोने से झांकते एक धागे पर पड़ी। कुछ तो गड़बड़ थी। वह ठिठकी, पैकेट खोला और साड़ी को दोबारा बाहर निकाला। दिल की धड़कन तेज हो गई। साड़ी के किनारे पर एक जगह धागा टूटा हुआ था और उलझ कर लटक रहा था। उन्होंने हल्के से खींचा तो कढ़ाई की पूरी सिलाई खुलने लगी। साफ था कि यह डिफेक्टिव पीस था। रेखा का चेहरा उतर गया। वह वापस काउंटर पर पहुंची और मोतीलाल को दिखाते हुए बोली, भैया जरा देखिए, इसमें तो धागा टूटा हुआ है, ये तो पूरी उधड़ जाएगी। मोतीलाल ने एक सरसरी नजर साड़ी पर डाली और लापरवाही से बोला, अरे मैडम, इतनी छोटी मोटी बात तो चलती है, आप ले जाइए, दर्जी से ठीक करवा लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब रेखा का गुस्सा बढ़ने लगा था। आवाज सख्त हो गई और उन्होंने कहा, चलता कैसे है, मैं पूरे पैसे दे रही हूँ, कोई मुफ्त में तो नहीं ले रही, मुझे सही और दुरुस्त साड़ी चाहिए। इस बार मोतीलाल भी चिढ़ गया और कड़क आवाज में बोला, देखिए मैडम, अब बार बार तो बदलना मुमकिन नहीं, आपने खुद देखकर चुना है, इसमें हमारी क्या गलती। काउंटर के पीछे खड़ा लड़का भी हंसते हुए बोला, अरे मैडम, आपने तो सब कुछ ध्यान से देखकर ही लिया था ना, अब तमाशा क्यों कर रही हो।
यह सुनकर रेखा के आत्मसम्मान को ठेस लगी। वह अफसर थीं, लेकिन उससे पहले ग्राहक थीं और ग्राहक के साथ ऐसा व्यवहार उन्हें मंजूर नहीं था। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, या तो सही साड़ी दीजिए वरना मेरे पैसे वापस कीजिए। मोतीलाल ने आंखें तरेरी और बोला, पैसे वैसे वापस नहीं होते, यहाँ ज्यादा ड्रामा मत कीजिए। अब तक दुकान में मौजूद बाकी ग्राहक भी तमाशा देखने जुट गए थे। कानाफूसी शुरू हो चुकी थी और माहौल गरमाने लगा था। रेखा ने ऊंची आवाज में कहा, दुकान ऐसे नहीं चलती है, मैंने पूरा पैसा दिया है, या तो सही कपड़े दीजिए या पैसे लौटाइए। गुस्से में मोतीलाल चिल्लाया, क्यों, बहुत बड़ी अफसर समझती हो क्या? रोज रोज तुम्हारे जैसे लोग आते हैं, चलो निकलो यहां से। ये सुनते ही रेखा ने क्रोध में साड़ी का पैकेट काउंटर पर पटक दिया। भीड़ अब और घनी हो चुकी थी। तभी पीछे से लड़के ने तंज कसा, लो जी, अब शुरू हो गया इनका ड्रामा। रेखा ने उसकी ओर घूर कर देखा। उनकी आंखों में वही कठोरता झलक रही थी जो अक्सर बड़े बड़े अपराधियों की बोलती बंद कर देती थी। लेकिन यहाँ भीड़ में कोई ऐसा नहीं था जो उन्हें पहचान सके। गुस्से से तमतमाए मोतीलाल ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और ऊंची आवाज में बोला, ज्यादा नाटक मत करो वरना अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ, वही बताएगी तुम्हें कि धौंस कैसे जमाई जाती है। ये सुनकर रेखा के चेहरे पर हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कान फैल गई। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ हाँ, लगा लो फोन, बुला लो पुलिस को, हम भी तो देखें कि तुम्हारी पुलिस क्या कर लेती है। मोतीलाल को अचानक लगा कि सामने वाली औरत बिल्कुल भी डरने वाली नहीं है। उसने तुरंत नंबर मिलाया और कॉल स्पीकर पर डाल दी। हेलो थानेदार साहब, मैं गुप्ता साड़ी भंडार से बोल रहा हूँ। यहाँ एक औरत दुकान में बेवजह हंगामा कर रही है, सब गड़बड़ कर दिया है, जरा फौरन किसी को भेजिए। फोन कटते ही भीड़ में कानाफूसी और तेज हो गई। कई लोग बुदबुदाने लगे, अरे इसने तो पुलिस बुला ली। लेकिन रेखा चुप थीं। उन्होंने बगल में रखी लोहे की पुरानी कुर्सी उठाई और जाकर सीधे दुकान के दरवाजे पर बैठ गईं। उनका चेहरा शांत था, पर आंखों में उबाल साफ झलक रहा था। आसमान की तरफ देखते ही उन्हें अचानक पूजा का चेहरा याद आया। उसकी शादी का सपना आंखों में तैर गया। मगर अब यह केवल एक साड़ी का मसला नहीं रहा था, यह उनके आत्मसम्मान की जंग बन चुकी थी। पीछे हटना उनके लिए मुमकिन नहीं था। वह उस कुर्सी पर ऐसे बैठी थीं जैसे किसी बड़े तूफान का इंतजार कर रही हों। दिल में अटूट भरोसा था। खुद से उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, पुलिस आएगी, मुझे पहचान लेगी और यह सारा तमाशा चुटकियों में खत्म हो जाएगा। आखिरकार वह इसी जिले की एसपी रेखा सिंह थीं। हर थानेदार, हर सिपाही उन्हें सलाम ठोकता था। पूरा पुलिस विभाग उनकी पहचान से वाकिफ था। लेकिन लगता था आज किस्मत उन्हें परखना चाहती है। करीब 10 मिनट बाद धूल उड़ाती एक पुरानी जीप दुकान के सामने आकर रुकी। उसमें से दरोगा विराट सिंह और उसके साथ 2 सिपाही बाहर निकले। विराट सिंह की तोंद बाहर निकली हुई थी और चेहरे पर अजीब सी अकड़ थी। भीड़ तुरंत किनारे हट गई। मोतीलाल दौड़कर उसके पास पहुंचा और रेखा की ओर उंगली उठाते हुए बोला, साहब यही है, ये औरत बिना वजह बखेड़ा कर रही है, पूरी दुकान का माहौल बिगाड़ दिया है। दरोगा विराट सिंह ने बिना कुछ पूछे घृणा भरी नजर से रेखा को ऊपर से नीचे तक देखा। उस वक्त भी वह लोहे की कुर्सी पर ही बैठी थीं। चेहरा थका हुआ लग रहा था, मगर आंखों में उम्मीद अब भी थी कि पुलिस आते ही सब सुलझ जाएगा। तभी दरोगा विराट सिंह गरज कर बोला, कौन हो तुम, किस लिए तमाशा खड़ा किया है यहाँ? शांत स्वर में रेखा ने जवाब दिया, जरा तमीज से बात कीजिए। फिर धीमे से बोली, मैं रेखा सिंह हूँ। लेकिन अकड़ से भरे विराट सिंह ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, तो क्या हुआ अगर तुम रेखा सिंह हो? किसी राजघराने से आती हो क्या? उसने बीच में ही उनकी बात काटते हुए कहा, क्या तुम्हें दुकान में हंगामा करने का कोई लाइसेंस मिल गया है? रेखा ने गहरी सांस खींची और धीमे स्वर में कहा, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो। यह सुनकर दरोगा विराट सिंह ठहाका मारकर हंसा, हाँ हाँ, सब समझता हूँ, अब सबकी गुरु बनोगी क्या? ज्यादा अकड़ मत दिखाओ, सीधे थाने चलो, वहां तुम्हारी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। इतना कहते ही एक सिपाही आगे बढ़ा और रेखा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर जैसे ही उनकी आंखें उसकी आंखों से टकराईं, वह पल भर के लिए कांप गया और झिझक गया। यह दृश्य देखकर भीड़ में खड़ी औरतें आपस में कानाफूसी करने लगीं। घर खानदान से ठीक लगती है, मगर बहुत झगड़ालू निकली। उधर मोतीलाल ने मौका देखते ही दरोगा विराट सिंह का हाथ थामा और धीरे से उसे दुकान के भीतर खींच ले गया। काउंटर के पीछे जाकर उसने अपनी पट की जेब से कुछ मुड़े तुड़े नोट निकाले और चुपके से दरोगा की जेब में सरका दिए। दबे स्वर में बोला, साहब इसे उठा ले जाइए, ये बेवजह हंगामा कर रही है, धंधा चौपट हो रहा है, बाकी खर्चा पानी में देख लूंगा।
नोटों पर नजर पड़ते ही दरोगा विराट सिंह के होठों पर एक गिरी हुई मुस्कान फैल गई। रिश्वत की चुभन ने उसकी अकड़ और भी बढ़ा दी। वह बाहर निकला और भीड़ की तरफ एक विजयी नजर डाली। उधर रेखा अब भी उसी लोहे की कुर्सी पर बैठी थीं। उन्हें पूरा भरोसा था कि अब तक यह लोग उनकी पहचान समझ चुके होंगे और सारा तमाशा यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन दरोगा विराट सिंह ने अपने सिपाहियों को इशारा कर दिया। इस बार दोनों ने आगे बढ़कर रेखा की दोनों बाहों को कसकर पकड़ लिया। अचानक वह चौंक उठी। ये क्या बदतमीजी है, मेरी बात तो सुनो। मगर दरोगा ने सिटी बजाते हुए जीप की ओर इशारा किया और ऊंची आवाज में कहा, बहुत बोल लिया तुमने, अब थाने चलकर समझ में आएगा कि बड़ा अफसर कौन होता है। भीड़ में से किसी ने हंसते हुए ताना मारा, देखो देखो, बड़ी मैडम बनने आई थीं, अब हवालात में चक्की पीसेंगी। दूर खड़ा मोतीलाल अपनी मूंछों पर ताव देते हुए ठहाका लगा रहा था। एसपी रेखा सिंह की आंखों में आग दहक रही थी, लेकिन इस वक्त कानून के रखवालों के हाथ उनकी ताकत से भारी थे। उन्होंने विरोध नहीं किया। मन ही मन समझ गईं कि अगर इस भीड़ के बीच अपनी पहचान बताई तो शायद कोई यकीन भी न करे और तमाशा और बढ़ जाएगा। जीप का दरवाजा खोला गया और सिपाहियों ने लगभग धक्का देकर रेखा को अंदर बैठा दिया। दरवाजा बंद होते ही लगा मानो उनकी इज्जत और उनका पद उसी अंधेरे में कैद कर दिया गया हो। गाड़ी जैसे ही गली से बाहर निकली, मोतीलाल ने गहरी राहत की सांस ली और फौरन अपनी दुकान का शटर गिरा दिया। धंधा अब फिर से चल पड़ेगा, यह सोचकर वह निश्चिंत हो गया। लेकिन दूसरी ओर एसपी रेखा सिंह की गरिमा को थाने की ओर खींचकर ले जाया जा रहा था। पुलिस जीप धूल उड़ाती हुई जब थाने के गेट पर रुकी तो वहां बाजार की भीड़ नहीं थी, बस कुछ आरोपी, उनके घर वाले और कुछ पुलिस वाले मौजूद थे। माहौल में एक बोझिल खामोशी पसरी थी। दरोगा विराट सिंह जीप से उतरा, जेब से सिगरेट निकाली और बेपरवाही से कश लेने लगा। तभी सिपाही ने जीप का दरवाजा खोला और रेखा को जोर से खींचकर बाहर उतारा। पर इस बार भी उन्होंने कोई बहस नहीं की, कोई विरोध नहीं जताया। वह सिर्फ चुप थीं, कोई गिड़गिड़ाहट नहीं थी। रेखा की नजरें सीधी दरोगा विराट सिंह के चेहरे पर टिकी हुई थीं। मगर रिश्वत और अहंकार से अंधे हो चुके उस दरोगा के लिए उनकी निगाहों का कोई मतलब नहीं था। उसने झल्लाकर धक्का दिया और आदेश दिया, ले चलो थाने के अंदर। थाने के भीतर एक हेड कांस्टेबल मेज पर बैठा फाइलों के पुलिंदे पलट रहा था। उसने चौंक कर पूछा, साहब, यह औरत कौन है? दरोगा विराट सिंह ने गर्व से ठसक दिखाते हुए जवाब दिया, बहुत बड़ी शेरनी बनने आई थी, एक दुकानदार से उलझी पड़ी थी। ऐसे ही लोग शहर का माहौल बिगाड़ते हैं, हवालात में डालो, 2 दिन में सारा घमंड उतर जाएगा। रेखा ने आखिरी बार संयत स्वर में कहा, मैं रेखा सिंह हूँ। लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ कह पाती, हेड कांस्टेबल ने लापरवाही से बीच में टोक दिया, नाम पता बाद में रजिस्टर में लिख लेंगे मैडम, अभी अंदर चलिए। एक सिपाही ने लोहे का भारी गेट धकेला और सलाखों के भीतर उन्हें बंद कर दिया। हवालात का वातावरण दमघोंटू था। सीलन से सड़ी दीवारों की पपड़ी झड़ रही थी और हवा में अजीब सी बदबू फैली हुई थी। कोने में एक टूटी फूटी चारपाई पड़ी थी। रेखा ने गहरी सांस ली। यह वही जगह थी जिसका उन्होंने कुछ दिन पहले औचक निरीक्षण किया था। आज उसी गंदे कमरे में वह एक कैदी बनकर खड़ी थीं। दरोगा विराट सिंह ने बाहर से ताला ठोक दिया और ठठाकर बोला, अब बनो अफसर और महारानी बाई। उनकी हंसी के बीच हवालात की दीवारों पर रेखा की परछाई हिल रही थी। वह चुपचाप सोच रही थी, ये लोग कितने नीचे गिर चुके हैं। इंसाफ की कुर्सी पर बैठे लोग सच और झूठ का फर्क तक नहीं कर पा रहे। इसी उधेड़बुन में उनका मन डूबा हुआ था कि तभी उसी थाने में हवालात के बाहर एक दूसरी पुरानी कुर्सी पर बैठे दरोगा सनुज सिन्हा की नजर वहां पड़ी। उम्र ज्यादा नहीं थी, मगर ईमानदारी और तेजी के लिए वह जाने जाते थे। वह एक केस की फाइल पढ़ने में मग्न थे कि अचानक जीप के आने, सलाखों के खड़खड़ाने और ताले की आवाज ने उनका ध्यान खींच लिया। उन्होंने सिर उठाया और निगाहें हवालात की तरफ दौड़ी। सलाखों के पीछे उन्होंने देखा लाल सूट में बैठी एक औरत। वह जमीन पर चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर न डर था न बेचैनी। वही गरिमा, वही तेवर, वही आत्मविश्वास जिसे उन्होंने कई बार जिले की अहम मीटिंग्स में देखा था। सनुज सिंह ने तुरंत फाइल बंद की। एक अनजानी बेचैनी उन्हें हवालात की ओर ले गई। वह छोटे से झरोखे से अंदर झांकने लगे। एक पल को उनके होठों से बस इतना निकला, अरे। उन्होंने पास खड़े एक सिपाही को इशारा किया, ये कौन है, किस मामले में लाई गई है? सिपाही हंसते हुए बोला, साहब, एक दुकानदार से लड़ाई कर रही थी, दरोगा विराट सिंह साहब पकड़ लाए। कहते थे बड़ी अफसर बनती थी। लेकिन सनुज सिंह ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। उनकी आंखें तो केवल सलाखों के पीछे बैठी
उस औरत पर जमी थीं। तभी अंदर बैठी रेखा ने भी सिर उठाकर उनकी ओर देखा। एक पल के लिए दोनों की निगाहें टकराईं और अगले ही क्षण सनुज का दिल बैठ गया। उसे समझ आ गया कि यहाँ कितनी बड़ी भूल हो चुकी है। ये कोई साधारण औरत नहीं बल्कि पूरे जिले की एसपी रेखा सिंह हैं। उसका चेहरा तमतमा उठा। उसने जोरदार आवाज में आदेश दिया, यह कोई खेल नहीं है, तुरंत गेट खोलो। सिपाही घबराकर पीछे हट गया और बुदबुदाया, लेकिन साहब, दरोगा विराट सिंह ने मना किया है। सनुज की दहाड़ गूंज उठी, मैं कह रहा हूं गेट खोल दो। ये पूरे जिले की एसपी रेखा सिंह हैं। तुम्हारे जैसे 50 विराट सिंह मिल भी जाएं तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह सुनकर सिपाही के हाथ कांपने लगे। उसने थरथराते हाथों से जेब से चाबी निकाली और ताले में डाल दी। जंग खाया, ताला चरमराया और खुल गया। लोहे की सलाखें पीछे खिसकते ही सनुज ने सलाम ठोक दिया। उसकी आवाज में शर्मिंदगी और आदर एक साथ घुल गए। मैडम, माफ कीजिएगा, हमसे भारी गलती हो गई, मैं अभी इसे सही करता हूँ। वही हवालात जिसकी दीवारें कुछ देर पहले रेखा की पहचान को निगल रही थीं, अब सच को उजागर होते देख रही थीं। ताले के खुलते ही एएसपी रेखा सिंह बाहर निकली। उनका चेहरा शांत था लेकिन आंखों में बवंडर दबा हुआ था। सनुज ने तुरंत दोनों सिपाहियों और हेड कांस्टेबल को कड़ी फटकार लगाई। कुछ ही पलों में खबर पूरे थाने में फैल गई। हवालात में बंद महिला कोई आम कैदी नहीं बल्कि जिले की एसपी हैं। जब यह बात दरोगा विराट सिंह तक पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। अब तक जो अकड़ और रौब दिखा रहा था वही आदमी थर थर कांपने लगा। बेतहाशा थाने की ओर दौड़ा। सीढ़ियों पर चढ़ते समय उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, सांसें टूट रही थीं। कमरे का दरवाजा खोलते ही उसने देखा हवालात खुल चुकी थी और रेखा सिंह सलाखों से बाहर खड़ी थीं। चारों तरफ पुलिस वाले खामोश खड़े थे, मानो किसी अपराध के गवाह हों। विराट सिंह की आंखों में डर उतर आया। वह सीधे दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा। गिड़गिड़ाता हुआ बोला, माफ कर दीजिए मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप चाहे तो कोई भी सजा दीजिए, मैं सह लूंगा, बस मुझ पर दया कर दीजिए। उसकी आवाज कांप रही थी, हाथ जोड़कर लगातार विनती कर रहा था। पूरे थाने में उसकी दयनीय आवाज ही गूंज रही थी, मगर रेखा का चेहरा निर्विकार था। उनकी आंखों में गुस्से की जगह एक ठंडी दृढ़ता थी, वह ताकत जो अपराधी को भीतर तक हिला दे। उन्होंने कदम पीछे खींचे, उसकी ओर सीधी नजर डाली और कठोर स्वर में बोली, तू सोच रहा है कि गिड़गिड़ाने से तेरी गलती मिट जाएगी? याद रख, ये कुर्सी कोई सौदा नहीं जो रिश्वत और डर के आगे झुक जाए। ये एक जिम्मेदारी है और तूने उस जिम्मेदारी को पैसों और अपने झूठे अहंकार के नीचे कुचल दिया। दरोगा विराट सिंह रोते हुए हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, मैडम, रहम कर दीजिए, मेरे घर वाले, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैं अपनी पत्नी की कसम खाता हूँ, अब दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। लेकिन रेखा ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उनकी आवाज बिजली की तरह गूंजी, बस अब और यह नाटक मत कर। जिस तरह तूने मुझे आम औरत समझकर अपमानित किया, उसी तरह ना जाने कितनों को तूने रौंदा होगा। तू माफी का हकदार नहीं है, आज से तू सस्पेंड है। उनकी सख्त आवाज सुनते ही पूरा थाना ठिठक गया। विराट सिंह धम्म से जमीन पर बैठ गया, दोनों हाथों से सिर पकड़कर सिसकने लगा। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन अब उसके पास कोई बहाना नहीं बचा था। सनुज ने तुरंत फाइल उठाई, रिपोर्ट लिखी और मौके पर ही सस्पेंशन का आदेश तैयार किया। फिर उसी वक्त दरोगा विराट सिंह को पुलिस जीप में बैठाकर लाइन हाजिर भिजवा दिया गया। उसका घमंड और अकड़ अब पूरी तरह मिट चुकी थी। अगले ही दिन उस कपड़ा व्यापारी मोतीलाल को भी नोटिस थमा दिया गया। ग्राहक को ठगना, झूठा केस दर्ज करवाना और प्रशासनिक कार्य में बाधा डालना, इन सब आरोपों पर उसकी दुकान का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन रेखा ने खुद को आराम करने का मौका तक नहीं दिया। वॉशरूम में जाकर उन्होंने कपड़े ठीक किए, चेहरे पर पानी के छींटे मारे और भीतर छुपे दर्द को थाम लिया। एक सिपाही बोला, मैडम, सरकारी गाड़ी बुला देता हूँ। रेखा ने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं, मैं अपनी गाड़ी से ही जाऊंगी। उस पल वह अफसर नहीं, बस एक बहन बनना चाहती थीं। थाने से बाहर निकलकर जब वे अपनी पुरानी कार में बैठीं, तो आंखों में आंसू छलक आए, मगर उन्होंने उन्हें बहने नहीं दिया। कुछ घंटों बाद उनकी कार शादी वाले घर के दरवाजे पर आकर रुकी। अंदर शहनाई की गूंज थी, चारों तरफ हंसी मजाक, गीत संगीत और मेहमानों की भीड़ थी। दुल्हन पूजा अपनी सहेलियों के बीच बैठी थी, चेहरे पर एक अनोखी रौनक लिए, लेकिन उस चमक के बीच उसकी नजर बार बार अपनी बड़ी बहन रेखा को खोज रही थी। वह वहीं थीं, हर रस्म में बहन का हाथ थामे खड़ी, कभी उसकी चुनरी ठीक करती,
कभी उसे छेड़कर मुस्कुरा देती। उनके चेहरे पर सादगी से भरी प्यारी मुस्कान थी, मानो पिछली रात की घटनाएं कोई मायने ही न रखती हों। जब उन्होंने पूजा को मरून रंग की साड़ी थमाई तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। दीदी, यह तो बेहद सुंदर है, आपने मेरे लिए सबसे अच्छा तोहफा चुना। रेखा बस मुस्कुरा दी और बोली, अरे पगली, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। लेकिन उस हंसी के पीछे दर्द का अथाह सागर छिपा था। पिछली रात का हर पल अब भी उनकी आत्मा को चुभ रहा था। हवालात की सीलन, दरोगा विराट सिंह की घटिया हंसी, मोतीलाल का घमंड और भीड़ की तिरछी निगाहें, सब कुछ जैसे ताजे घाव की तरह उनकी रूह पर अंकित था। उन्होंने उस अपमान की कड़वी घूंट निगल तो ली थी, लेकिन वह जैसे गले में फंसी रह गई थी। बाहर से वह मुस्कान बिखेर रही थी, पर भीतर बेचैनी थमने का नाम नहीं ले रही थी। मन ही मन वह सोच रही थी, क्या वाकई उन्हें दरोगा विराट सिंह को माफ कर देना चाहिए था? आखिरकार उसने अपनी पत्नी और बच्चों की दुहाई दी थी, कसम खाई थी कि अब कभी ऐसा नहीं करेगा। उसकी आंखों में नौकरी से ज्यादा अपने घर परिवार की चिंता झलक रही थी। रेखा के दिल में सवाल गूंज रहा था, क्या मैंने सही किया या गलत? आत्मा अच्छी तरह जानती थी कि वर्दी का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी थाने का वह आखिरी मंजर उनकी आंखों के सामने घूम गया, जब दरोगा विराट सिंह को सस्पेंशन के आदेश के साथ ले जाया जा रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ा हो। उसकी नजरें साफ इशारा कर रही थीं, अब की बार बख्शा नहीं जाएगा। उस हंसी में छुपी चुनौती ने रेखा के मन में एक ठंडी सिहरन भर दी। उनकी आंखें अनायास शून्य में टिक गईं। उसी वक्त पूजा ने उनका हाथ हल्के से हिलाते हुए मुस्कुरा कर कहा, दीदी, कहाँ खो गई आप? उसकी आवाज ने रेखा की तंद्रा तोड़ दी। उन्होंने चौंक कर वर्तमान में लौटते हुए मुस्कुरा कर कहा, कहीं नहीं, बस तुझे देख रही थी। फिर उसकी हथेलियों पर लगी मेहंदी को देखते हुए बोली, मेरी गुड़िया आज कितनी प्यारी लग रही है। उन्होंने बड़ी सफाई से अपनी बात मोड़ दी। वह इस दिन की खुशियों में कोई कसैलापन घोलना नहीं चाहती थी। पूजा ने जिज्ञासा से पूछा, दीदी, आप कल इतनी देर से क्यों आई? माँ कह रही थी आपका फोन भी नहीं लग रहा था, सब ठीक है ना? उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। रेखा ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया। वह अपनी छोटी बहन को सच नहीं बताना चाहती थी, लेकिन झूठ भी बोलना मजबूरी थी। हाँ, सब बिल्कुल ठीक है, बस ऑफिस का एक जरूरी काम अटक गया था, पर देख, मैंने वादा निभाया। तेरी साड़ी तो ले आई। उस रात जब पूरा घर गीत संगीत और नाच गाने में डूबा था, रेखा चुपके से छत पर चली गई। ठंडी हवा के झोंकों के बीच उन्होंने मोबाइल निकाला और सनूज को कॉल किया। आवाज में दृढ़ता थी, मुझे दरोगा विराट सिंह और व्यापारी मोतीलाल की पूरी फाइल चाहिए। सनूज ने तुरंत आश्वासन दिया, मैडम, सुबह तक रिपोर्ट आपके पास होगी। अगले दिन हल्दी की रस्म के दौरान ही उनका फोन बजा। दूसरी तरफ सनूज था। उसने जानकारी दी कि मोतीलाल के खिलाफ धोखाधड़ी के कई केस दबाए गए हैं। वहीं दरोगा विराट सिंह असल में MLA दिगंबर सिंह यादव का खास आदमी है। वह अवैध शराब से लेकर जमीन कब्जाने और वसूली तक हर गंदा काम उसके लिए करता है। रेखा ने सारी कड़ियां जोड़ लीं। यह साफ था कि मोतीलाल और विराट सिंह दोनों उसी राजनीतिक नेटवर्क का हिस्सा थे। शाम तक माहौल बदल गया। बारात की रौनक और जश्न के बीच अचानक एक साया उतर आया। पंडाल के बाहर से कुछ बदमाश घुस आए। उनका सरगना मंगल ऊंची आवाज में दहाड़ा, रोक दो यह शादी। उसकी आवाज में ऐसी धमक थी कि तुरंत ढोल नगाड़े थम गए, गीत चुप हो गए और पूरे पंडाल पर सन्नाटा छा गया। भीड़ को चीरते हुए मंगल ने आरोप लगाया, इस लड़की पूजा ने मेरे भाई भोला पहलवान से 50 लाख रुपए उधार लिए थे, अब पैसे लौटाए बिना शादी करके भागना चाहती है। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद मेहमानों की सांसें थम गईं और माहौल में डर की एक लहर दौड़ गई। दल्हे के परिवार वाले एकदम स्तब्ध रह गए और मेहमानों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। अभी तक जिस पर खुशियों की बारिश हो रही थी, वही पूजा अब झूठे इल्जामों की दलदल में धकेली जा रही थी। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और उसका चेहरा रो रो कर सूज चुका था। यह नजारा देखकर रेखा का खून खौल उठा। उन्हें साफ समझ आ गया कि यह सब दिगंबर सिंह की घटिया चाल है, उनके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाने का तरीका। वह शेरनी सी दहाड़ के साथ भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी। उनकी आंखों में न डर था न हिचक, बस एक ठंडी सख्ती और गुस्से की लपट। उनकी आवाज गूंजी, क्या सबूत है तुम्हारे पास? यह स्वर बाहर से शांत था, लेकिन इतना पैना कि मंगल एक पल को सन्न रह गया। उसने कुछ कागज लहराए, नकली स्टैंप पेपर। रेखा ने बस एक नजर डाली और समझ गई कि ये सब जाली हैं। उन्होंने तीखे अंदाज में कहा, ठीक है, तो अपने भाई भोला पहलवान का नंबर दो, मैं अभी बात करती हूँ। यह सुनते ही गुंडों का चेहरा उतर गया। हकलाते हुए बोले,
वो शहर से बाहर है। रेखा ने कागज झटक कर उनके मुंह पर फेंक दिए। तो फिर यह कूड़े के टुकड़े यहां मत लहराओ। तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो खामोशी से निकल जाओ, या मैं अभी फोर्स बुलाकर तुम्हें धोखाधड़ी, मानहानि और एक पब्लिक सर्वेंट के परिवार को धमकाने के जुर्म में जेल भिजवा दूं। पब्लिक सर्वेंट का नाम सुनते ही गुंडों की हिम्मत जवाब दे गई। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे किससे टकरा रहे हैं। चंद सेकंड में पूरा गिरोह दुम दबाकर खिसक गया। माहौल संभल तो गया, लेकिन उत्सव का रंग फीका पड़ चुका था। रेखा ने दूल्हे के पिता के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी और भरोसा दिलाया कि उनकी बहन निर्दोष है। उन्होंने वचन दिया कि वह इस साजिश की जड़ तक पहुंचेंगी। उस रात रेखा ने मन ही मन तय कर लिया कि दिगंबर सिंह ने उनकी बहन की इज्जत को निशाना बनाकर अपनी बर्बादी को न्योता दे दिया है। विदाई के बाद जब घर सन्नाटे में डूबा था, वही सन्नाटा उनके भीतर उबलते गुस्से को और भड़काता जा रहा था। अगले दिन उन्होंने पहला कदम उठाया, मोतीलाल को गिरफ्तार कर लिया और उस पर सरकारी गवाह बनने का दबाव बनाया। शुरुआत में मोतीलाल चुप रहा, लेकिन जब उसने देखा कि रेखा ने दिगंबर सिंह के दाहिने हाथ पहलवान की अवैध जमीनों पर बुलडोजर चला दिया, करोड़ों का गैर कानूनी निर्माण मिट्टी में मिला दिया और करीब 20 गुंडों को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया, तब उसका मनोबल टूट गया। डर और दबाव के बीच उसने सच उगल दिया। बताया कि दिगंबर सिंह के पास एक काली डायरी है जिसमें हर रिश्वत, हर धंधे और हर सौदे का पूरा ब्यौरा दर्ज है। वह डायरी उसके फार्म हाउस में छिपी हुई थी। उस रात रेखा ने ऑपरेशन धर्म चलाया। बिना सायरन, बिना रोशनी वाली पुलिस गाड़ियां चुपचाप फार्म हाउस के बाहर पहुंची। दरवाजे तोड़े गए, गार्ड हथियार डालने को मजबूर हो गए। रेखा सीधे दिगंबर सिंह के कमरे तक पहुंची। नींद से हड़बड़ाकर वह चिल्लाया, एसपी रेखा, तुम्हारी इतनी हिम्मत! उन्होंने ठंडे स्वर में सर्च वारंट उसके चेहरे पर फेंकते हुए कहा, कानून को अपना काम करने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। तलाशी के दौरान न सिर्फ करोड़ों की नकदी, बल्कि वही काली डायरी भी बरामद हुई जिसने इस साम्राज्य की जड़ें हिला दी। रेखा ने वह काली डायरी अपने हाथों में उठाई और ठंडी, नप्पी तुली आवाज में बोली, अब कहानी यहीं खत्म। उसी रात एमएलए दिगंबर सिंह को पुलिस ने दबोच लिया। अगले ही दिन मीडिया के चैनलों और अखबारों में उस डायरी के पन्ने और मोतीलाल की गवाही सुर्खियों में छा गए। अदालत ने जब दस्तावेज और गवाहियों को सुना तो पूरा गिरोह सलाखों के पीछे जा पहुंचा। बरसों से आतंक और अपराध की जकड़ में जकड़ा शहर पहली बार खुलकर सांस ले सका। दिगंबर सिंह का साम्राज्य ध्वस्त हो चुका था। शाम को जब हल्की हवा छत पर बह रही थी, पूजा अपनी बहन के पास आई। उसने धीमी आवाज में कहा, दीदी, मुझे आपके लिए डर लगता है। रेखा ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और हल्की मुस्कान के साथ बोली, डर मत, मैं अकेली नहीं हूं। मेरे साथ कानून है, सच है और तेरी दुआएं हैं। यह वर्दी कोई साधारण कपड़ा नहीं, बल्कि एक कसम है और मैंने उस कसम को निभाया है। डूबते सूरज की किरणों में उनकी वर्दी सुनहरी चमक बिखेर रही थी। उस पल वह वर्दी सिर्फ एक सरकारी पहचान नहीं रही, बल्कि इंसाफ, हिम्मत और इज्जत की जीत का प्रतीक बन चुकी थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपनी राय कमेंट में बताना मत भूलें। हमें आपके विचार जानना अच्छा लगता है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारे नए और रोचक वीडियो मिस न करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इस कहानी की ताकत सब तक पहुंचाएं